नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर संरचना में मानव नेत्र, श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र के बारे में। यह हमारा जो परीक्षा दान की पुस्तक आती है विज्ञान पर्यावरण स्वास्थ्य का 14वां लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो मानव नेत्र के बारे में। इसमें देखेंगे हम कि मानव नेत्र में कार्य प्रणाली जो ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है और मानव नेत्र का जो गोलक का जो व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर और नेत्र का जो भार होता है वो 7 ग्राम तक देखा जाता है। वहीं हम देखें तो जो मानव नेत्र का जो मेगापिक्सल होता है वो 576 होता है। वहीं इसकी संरचना के बारे में हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि श्वेत पटल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो भाग हैं उनमें से हम एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले भाग है हमारा शलाका कोशिकाएं, वो हमें नेत्र के आसपास में देखने को मिलती हैं। ये हमारी पुतली होती है, कॉर्निया होता है, ठीक है, आइरिस होती है। उसके बाद में जब बोलते हैं डोनेट क्या किया जाता है तो कॉर्निया किया जाता है। उसका दृष्टि पटल होता है। उसके बाद में यहाँ लेंस होता है पीछे उसमें, और शंकु कोशिका होती है, ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद में रेटिना होती है। ये सब देखने को मिलता है। सबके बारे में सबकी हम जो विशेषता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। आँख दान देते समय किसको डोनेट किया जाता है तो कोरोना को डोनेट किया जाता है। उसी के साथ में प्रकाश की किरणें इसी भाग को क्या कर देती हैं, अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। आइरिस के बारे में बात करें हम तो यह कॉर्निया के पीछे का एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। देखो मेन जो पॉइंट है ना, पेपर में पूछे जाते हैं तो एक तो कॉर्निया पूछा जाता है और एक आइरिस पूछी जाती है। तो इसको तो आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है और इसको आईएमपी कर लेना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। तो एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है जिसका मुख्य कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है। आइरिस के रंग सामान्यतः काला होता है और कुछ लोगों में यह नीला व भूरा भी देखने को मिल जाता है। आइरिस कैसी होती है हमारी, काली होती है। मुख्यतः इंडियंस होते हैं उनकी काली होती है, और जो यूरोप में होते हैं तो उनकी ब्लू आइज भी देखने को हमें मिल जाती हैं। उसके बाद में आप देखें पुतली, प्यूपिल क्या होती है हमारी, आइरिस के बीच में एक काला छिद्र को प्यूपिल कहते हैं, जहाँ पर प्रवेश जो प्रकाश होता है प्रवेश करता है। आपने देखा होगा इसका आकार क्या होता है कि जब पुतली का आकार कम तो प्रकाश में बड़ा, और पुतली का अगर अधिक प्रकाश है तो उसका आकार कैसा होता है, छोटा हो जाता है। अब हम देखते हैं नेत्र का जो लेंस होता है उसके बारे में। तो आइरिस के पीछे लचीला पारदर्शक पदार्थ क्या होता है, एक लेंस होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वह वायो कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलता है, द्विउत्तल लेंस देता है। आयु बढ़ने के साथ साथ में इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, हमने देखा तो कि उसमें मोतियाबिंद हो जाता है। और लेंस की कोशिकाओं का खराब होना काला मोतियाबिंद कहलाता है। ये हमें, अगर वो लेंस की जो कोशिकाएं हैं वो खराब हो जाती हैं तो काला मोतियाबिंद कहलाएगा हमें। उसके बाद में हम देखें जलीय द्रव, जो एक्वेटिक ह्यूमस होता है इसमें, तो वो क्या क्या होता है, तो एक्वेटिक नहीं, एक्विस होता है ह्यूमर। तो नेत्र लेंस में कॉर्निया के बीच में एक पारदर्शक पतला द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इस भाग में उचित दबाव बना, जिससे कि क्या होता है, यह इस भाग में उचित दबाव को क्या बनाए रखता है ताकि हमारी आँखों में क्या होता है, गोल बनी रहें। तो मुख्य कार्य क्या होता है, इस द्रव का कार्य होता है। साथ ही कॉर्निया को अन्य भागों को भी क्या करता है, पोषित करता रहता है। उसके बाद में देखो कभी ड्राई आइज हो जाती हैं तो इसी में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में कच्छाप द्रव क्या होता है, तो जो नेत्र लेंस व जो रेटिना के बीच में पारदर्शी द्रव होता है उसे कच्छाप द्रव कहते हैं। और उसके अंदर रक्त पटल क्या होता है इसमें, तो नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को क्या करती है, ऑक्सीकृत करती रहती है। अब हम बात करते हैं जो हमारी रेटिना या दृष्टि पटल होती है वो, जब रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना द्वारा बनाए गए चित्र वास्तविक क्या होते हैं और उल्टे होते हैं, इन्वर्ट होते हैं। जैसे कि हमें कोई बाएं ओर दिख रहा है तो दाईं ओर दिखेगा, दाईं ओर दिख रहा है वो बाईं ओर दिखेगा, ये मतलब उल्टा देखने को हमें मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं श्री जो मांसपेशी होती हैं या मसल्स होती हैं उनके यानी यह लेंस को ऊपर नीचे स्थित होती हैं, यह चित्र का समायोजन या एडजस्टमेंट करती हैं। अब हम बात करें तो जब ये सिकुड़ती हैं तो निकट वस्तु दिखाई देती है, और जब ये शिथिल रिलैक्स होती हैं तो दूर की वस्तु हमें दिखाई देती हैं। जब यह क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं तो हमें तो क्या पास की वस्तु दिखेगी, जब शिथिल होती हैं रिलैक्स हो जाती हैं दूर की ओर जाती है तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। वस्तु के नेत्र की न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है वह निकटतम बिंदु कहलाता है। सामान्यतः यह
जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल जाती है। नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः नेत्रों की यह दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट देखने को मिल जाती है। निकट बिंदु से दूर के बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। आगे हम देख लेते हैं। तो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने पढ़ी। अब रॉड सेल्स, जो रॉड सेल्स क्या होती हैं, ये रात में देखने में मदद करती हैं, नाइट विजन में, और यह केवल काले व सफ़ेद रंग को ही डिटेक्ट करती हैं। मानव में इसकी संख्या लगभग 120 मिलियन होती है। उल्लू में इसकी संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। अब हम तक कौन सेल के बारे में। कौन सेल क्या होते हैं, शंकु कोशिकाएं दिन में देखने में मदद करती हैं, और जो हमने ऊपर देखी थी अभी जो रॉड सेल्स थी रात में देखने में मदद करती हैं। आरवीजी जो लाल हरा नीले को ये क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। मानव नेत्र में इनकी संख्या 6 मिलियन देखी जाती है। ब्लाइंड स्पॉट, ये प्रकाश के प्रभाव से सबसे जो प्रकाश का प्रभाव क्या होता है यहाँ पर सबसे कम देखने को मिलता है। एलो स्पॉट, एलो स्पॉट क्या होता है, यहाँ पर जो प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। ऑप्टिक नर्व्स, ये आँख को मस्तिष्क के संकेत भेजती हैं, इन्हें ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से किया था। आप देख लेते हैं हम दृष्टि से संबंधित जो प्रमुख रोग होते हैं उनके बारे में। तो निकट दृष्टि, तो इसे मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, इससे प्रभावित व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन किंतु दूर की वस्तु से धुंधली दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, जो नेत्र होता है ना उसकी क्या होता है, वक्रता की त्रिज्या, वक्रता क्या होता है, बढ़ जाती है। और उसके बाद में जो वस्तु की जो भी वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर पहले ही बनने लगता है। और इसको उपचार के लिए हम अवतल लेंस का दूर मतलब वो निकट आ रहा है तो आप मीन्स होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया जो क्या होता है, लॉन्ग साइडनेस से होती है। एक तरीके से कोई वस्तु दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की वस्तु नहीं तो उसे धुंधली दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के बाद में, जो निकट में क्या बनना था उससे पहले बनना था, और इसमें क्या है हमें बाद में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस, दूर मतलब ऊ आ रहा है तो दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब जरा दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देखता ना दिखाई देती है ना पास की, सब धुंधली दिखाई देती हैं। तो जो इसका कारण होता है सिलेरी जो मांसपेशी हैं में सिलेरी मांसपेशी कम होने पर उम्र बढ़ने के कारण हमें देखने को मिलती है। इसमें वायोफोकल जो लेंस होते हैं उनका प्रयोग किया था। अब हम बात कर लेते हैं दृष्टि वैमनस्य जो दोष होते हैं उसके बारे में। एस्टिगमेटिज्म जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देती हमें। इसमें क्या, रेटिना पर प्रकाश फैलना, इसका मतलब मुख्य कारण क्या होता है, कॉर्निया का सिकुड़ना होता है। इसमें क्या बेलनाकार या सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मोतियाबिंद के बारे में। व्यक्ति की जब उम्र बढ़ जाती है तो लेंस क्या होता है, पारदर्शिता खत्म होने लगती है और वस्तु स्पष्ट नहीं देखी जाती, तो लेंस की परतें सफ़ेद या भूरी हो जाती हैं। उपचार आधुनिक विधि द्वारा मोतियाबिंद युक्त हटाकर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्राकुलर लेंस कहते हैं। अब हम देते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। अब हम तो रेस्पिरेशन सिस्टम है हमारा उसके बारे में। श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग देखेंगे जंतुओं में, उसके बाद में कौन से वर्णक हैं श्वसन में, और श्वास में अंतर क्या है, ऑक्सी और अनॉक्सी कौन कौन से देखने को मिलते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी नासिक देखने को मिल जाती है हमें नेज़ल, उसके बाद में फेरिंग्स देखने को मिल जाते हैं हमें ग्रसनी, फिर लर्निंग स्वर यंत्र, फिर उसके बाद में जो जो हमारी श्वसनिकाएँ हैं वो देखने को मिल जाएगी, कूपिकाएँ, एलोवेली देखने को मिल जाएगी, डायफ्राम हमें डायफ्राम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में श्वास नली एवं फेफड़े और श्वसन नली ये सब देखने को मिल जाते हैं हमें। सबके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। प्रत्येक जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जीव को कार्बनिक भोज्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है। भोज्य पदार्थों को विघटन की यही प्रक्रिया श्वसन या रेस्पिरेशन कहलाती है। जब ये क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है तो उसमें क्या होता है, जो कार्बनिक भोज्य पदार्थों को विघटन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है ये, और भोज्य पदार्थों को विघटन की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन की यह क्रिया फुसफुस लंग्स में ही संपन्न होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं, फुसफुस श्वसन भी कहते हैं। ये श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑक्सीजन रुधिर में मिलती है और CO2 शरीर से निष्कासित होती है। इसे गैसीय विनिमय कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं। श्वसन तंत्र वायु कहता है नाक से ग्रसनी या गले में, फिर श्वास नली में श्वसनी, फिर वायु कोष्ठ में ये पहुँचती है। आगे देख लेते हैं हम। तो मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग, तो उसके बाद में पहला है इसमें घ्राण तंत्र क्या होता है, ऑल्फैक्टरी क्या है, इसमें सूंघने की क्षमता होती है। इसमें नाक
यह भाग नाक में व्यवस्थित होता है, जिसमें विशेषता गाय व कुत्ते में अधिक विकसित होती है। उसके अंदर घाटी ढक्कन, इसमें होता है जो इफ्लीग्लोटिस, जो हमारा मुख्य रूप से हम खाना खाते थे बंद हो जाता है और बाद में इसमें से जब हम खाना नहीं खा रहे तो ये खुल जाता है। तो जब भोजन को नाक में जाने से रोकता है और भोजन निगलने समय ये बंद हो जाता है। उसके बाद टेंटुआ या फिर एडम एप्पल, तो यह अंग खर्राटे जो हमारी नोरिंग होती हैं के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फेफड़े के बारे में। फेफड़े का मुख्य कार्य रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाकर उसे शुद्ध करना होता है, जिसे हम वॉशरमैन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। और फेफड़ा क्या कहलाता है? वॉशरमैन ऑफ बॉडी भी कहलाता है। दाएं फेफड़े का बड़ा आकार देखने को मिलता है और अधिक वजनी होता है, जो लगभग कितना देखने को मिलता है हमें 350 ग्राम। क्यों होता है दाएं फेफड़े का बड़ा? क्योंकि इस टाइप में क्या हेड हार्ट नहीं होता है और उसका बाएं साइड में क्या हार्ट होता है, इसलिए छोटा देखने को हमें मिलता है। उसके बाद में ग्रिशनी फिनिंग्स क्या होती हैं? ग्रिशन जो होती हैं फूड पाइप, जो वायु या विंड पाइप के मध्य क्रॉसिंग पाथ का कार्य करती हैं ग्रिशनी। अगर आपसे क्वेश्चन बने ग्रिशनी किसका कार्य करती हैं, जो फूड पाइप होती है हमारी और जो विंड पाइप होती हैं, तो उसके मध्य में जो मुख्य रूप से क्रॉसिंग पाथ का काम कर रही है। उसके लिरिंग्स, यह स्वर रज्जु भी कहा जाता है, इससे स्वर की उत्पत्ति देखी जाती है। अब हम देख लेते हैं हमारी जो ट्रैकिया है उसके बारे में, श्वास नली के बारे में। इसे विंड पाइन भी कहा जाता है। छींक का प्रारंभ यहीं से होता है। ट्रैकिया में स्लेसिस मोकस पदार्थ उपस्थित होता है, जो धूल के कण बैक्टीरिया को फेफड़े में जाने से क्या होता है रोकता है, जिसका नाम है छींक आती है उसकी। और उसके बाद ब्रोंची, जो ब्रोंची श्वसनी होती है हमारी, उनके बारे में फेफड़ों में उपस्थित लोब्स का समूह ब्रोंकाई कहलाता है कहा जाता है। और फेफड़ों में कुल 5 लोब्स, 3 दाएं तरफ होते हैं, 2 बाएं तरफ देखे उपस्थित होते हैं, जिन्हें फेफड़ों का हाईवे भी कहते हैं। फेफड़ों का हाईवे किसको कहते हैं? तो ब्रोंची या फिर श्वसनी को कहा जाता है। अब हम बात लेते हैं एलोवेली या वायु कोष्ठ। जैसे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, उसी प्रकार से हमारे फेफड़े में एलोवेली देखने को मिल जाते हैं। तो यह फेफड़े की सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती है। गैसों का आदान प्रदान करता है। कूपियों की संख्या लगभग 200 से 300 मिलियन देखने को मिलती है। डायफ्राम, यह फेफड़ों का निचला भाग होता है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते समय और जो जैसे हमने अगर ऑक्सीजन ग्रहण कर ली तो इसका आकार क्या होता है? छोटा। और उसके बाद में जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, इसका आकार हमें बड़ा देखने को मिलता है डायफ्राम का। उसका नाम है थोरैक्स। थोरैक्स क्या होता है? फेफड़े का ऊपरी भाग होता है, जो कि फेफड़े और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है, देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हमें प्रमुख जीवों में श्वसनीय अंग, जैसे मछली में क्या देखने को मिलता है? तो मछली में हमें गलफड़े देखने को मिल जाते हैं। मेढक में त्वचा अथवा फेफड़े भी होते हैं। केंचुए व लीच में त्वचा देखने को मिलती है। कॉकरोच व कीट, और जो कीट आर्थ्रोपोडा होते हैं, तो ट्रैकिया देखने को मिल जाती है। बिच्छू के अंदर हम बुकलंक देखने को मिल जाते हैं। स्तनी पक्षी, व्हेल, मछली, डॉल्फिन में फेफड़े देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो श्वसनी पिगमेंट है हमारे, या रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो, ये रंगीन रासायनिक पदार्थ जो रुधिर में श्वसन गैसों में परिवहन करते हैं, श्वसनीय वर्णक कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? हीमोग्लोबिन, ये जीव मानव में लाल रंग देखने को मिलता है। हीमोसाइनिन, ये ऑक्टोपस में नीला रंग देखने को मिलता है। हीमोलिम्फ, कॉकरोच में ये ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग, एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। इनमें क्या, और मुख्य रूप से ये 12 से 15 बार प्रति मिनट हमें देखने को मिलती है। और इसमें प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम हमें जल निकलता है हमारी बॉडी से, ये श्वसन करते समय देखने को मिलता है। आप जो हमारी ब्रीदिंग है उसमें गैसें कौन कौन सी होती हैं? इनहेल और एक्सहेल, मतलब हम जब लेते हैं और निकालते हैं तो नाइट्रोजन जितनी निकाल लेते हैं उतनी ही हम बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, लेकिन 70.18% निकालते हैं। और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3% हम लेते हैं, और जबकि 4% हम निकाल देते हैं, जो ऑक्सीजन का कार्बन डाई में कन्वर्शन होता है। और रेस्पिरेशन बोलते हैं जब यह एक जैव रासायनिक क्रिया जिसमें सामान्यतः कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन व अनऑक्सी श्वसन। उनके बारे में बात करें, ये जो श्वसन होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, श्वासोच्छ्वास क्या होता है? यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है और इसमें ऊर्जा उत्पन्नित नहीं होती है श्वासोच्छ्वास में, और यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। श्वासोच्छ्वास केवल उच्च तंतुओं में देखा जाता है, जबकि रेस्पिरेशन यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और एक कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ऊर्जा उत्पत्तित होती है, एटीपी में ऊर्जा निकलती है, यह कोशिकाओं के अंदर होती है। यह सभी प्रकार के जीवधारियों में देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं
या वायवीय श्वसन या अनॉक्सी अवायवीय श्वसन। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ऑक्सी श्वसन, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है इसलिए अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। यह क्रिया जीव द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। अब यह क्रिया केवल जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म में ही पूर्ण होती है। कौन सी? अनऑक्सीकरण की देखने को मिलती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें वो ग्लूकोज का अपूर्ण देखने को मिलता है अनॉक्सी में। इसमें 36 एटीपी ऊर्जा निकलती है और इसमें हमें 2 एटीपी ऊर्जा देखने को मिल जाती है। और अधिकतर जो जंतु और पौधों में देखने को मिलती है, जीवाणु, परजीवी या ईस्ट वगैरह में हमें देखने को मिल जाती है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि जो एटीपी है उसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसका फुल फॉर्म है, इसे करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अधिक जिम या हार्ड वर्क करने पर शरीर में मसल्स में दर्द, लैक्टिक अम्ल का क्या होता है? जमाव हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से अनॉक्सीकरण का उदाहरण देखने को मिलता है हमें। एल्कोहल व दही के निर्माण में अनॉक्सीकरण देखने को मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। कैब्स चक्र के बारे में बात करें तो कोशिकीय श्वसन से इसका संबंध रहता है कैब्स चक्र का, जो और सिर्फ फेफड़ों में जो लोब्स की संख्या है वो 5 देखने को मिलती है। हम पहले ही देख चुके हैं, 3 हमारे बाएं और दाएं ओर और 2 हमारे बाएं ओर। श्वसन दर का मापक स्पायरोमीटर देखने को मिल जाता है हमें। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है एक तरीके से। अब हम तोते में लरिंक्स की जगह में सुरिंक्स होता है, जिसके कारण यह थोड़ा थोड़ा बोल भी सकता है। अब हम बात करते हैं हमारा पाचन तंत्र उसके बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में। तो डाइजेशन सिस्टम के चरण क्या होते हैं? पाचन के अंग कौन कौन से देखने को मिलते हैं? पाचन से संबंधित एंजाइम और विभिन्न पदार्थों का पाचन। तो इसमें होता है मुख्यतः पाचन की सबसे पहले प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखो माउथ होता है, माउथ के अंदर उसके लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसके ग्रास नली के माध्यम से हमारे लीवर में भोजन पहुंचता है। स्टोमक में देखने को जाता है, पेनक्रियाटिक में जाता है, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत और अपेंडिक्स के माध्यम से और रेटिकुलम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये सब पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती हैं और जो भोजन का पाचन है हमारी छोटी आंत में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो हमारा पाचन प्रक्रिया के चरण है उनके बाद अंतःग्रहण। तो इंजेस्टेशन के बारे में, मतलब मुंह ग्रहण करने पर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है अंतःग्रहण। पाचन, कुछ भोजन ऐसे ही होते हैं जो सीधे अवशोषित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें गैर अवशोषित भोजन अवशोषित किए जाने पर योग्य भोजन के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को ही हम पाचन कहते हैं और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में होता है अवशोषण। पचे हुए पदार्थ में रक्त में मिलने की क्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। पचे हुए भोजन की अवशोषण छोटी आंत में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में होता है एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। तो शरीर में अवशोषित भोजन का प्रयोग स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद मतलब मल परित्याग या डिफिकेशंस। तो इसमें बड़ी आंत में पहुंचता है, फिर जीवाणुओं द्वारा इसे मल में बदल दिया जाता है और जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख पाचन अंगों के बारे में। दांत होते हैं हमारे, जीभ होती है, लार होती है, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। दांतों के बारे में बात करें बच्चों में, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों में? 2102। जो हमारे मोलर होते हैं वो 0 देखने को मिलते हैं। वयस्कों में 2123 और 2123 गुणा 4 कर देंगे तो 32 निकल आएगा और 21 + 2 0 में 4 का गुणा कर देंगे तो 20 देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों में 20 और बड़ों में हमें ये 32 देखने को मिल जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं दांतों के प्रकार। उसके बाद एक फॉर्मूला इसका ICPM, इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये देखने को मिलते हैं। कृदंतक, रत्नक, अग्रचर्णक, चवर्णक। तो ये देखने को मिलते हैं टोटल हमें। ये हमें है, ये भोजन को काटने के लिए, ये भोजन को चीरने के लिए, ये भोजन को पीसने के लिए और पीसने व धकेलने के लिए हमारे चवर्णक का प्रयोग किया जाता है। ये सबका है कि जो हमारे, अगर एक साइड में ले लें हम, जो हमारे नीचे की बत्ती है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इंसीजर 2 होते हैं, उसके बारे में कैनियन देखने को मिल जाता है 1 हमें, तो इसके प्रीमोलर 2 देखने को मिल जाते हैं हमें, मोलर 3 देखने को मिल जाता है। टोटल एक तरीके साइड के जो हमारे 8 दांत हमें देखने को मिल जाते हैं। 8 दूनी 16 देखे हो जाते हैं और ऊपर वाले भी मिला के टोटल 32 दांत हो जाते हैं। हाथी के बाहर दिखाने वाले जो दांत हैं उन्हें सीजर प्रकार का होता है। शेर का मांस खाने वाले कैनाइन का प्रयोग करते हैं, वो दांतों में इनेबल प्रोटीन पाया जाता है और शरीर का सबसे कठोरतम भाग यही देखने को हमें मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो जीभ है उसके बारे में। जीभ की उपस्थिति वेबर ग्रंथि लार को संग्रहित करती है और जीभ में लगभग 2 से लेकर 9000 तक स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। बच्चों में स्वाद कलिकाओं की जो संख्या अधिक तथा बूढ़ों में यह कम देखने को मिल जाती है। देखो अब मैं आपको बात बताऊँ, मैं
तो सबसे पहले तो जो आगे का जो पार्ट होता है वो मिठाई वाला होता है, जहाँ हमारा खट्टा देखने को मिल जाता है कसेला टाइप का, उसके सैल्टी साइड वाले देखने को मिलता है, सबसे लास्ट में हमें कड़वा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब आगे देख लेते हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्वादि कलिकाओं की संख्या अधिक होती है। बेवार ग्रंथि जीभ में पाई जाती हैं, उन्हें लार का संग्रहण करती हैं। जीभ 4 प्रकार की होती है: मीठा अग्रभाग, नमकीन जीभ के आगे के किनारे, खट्टा ये साइड वाले भाग, कड़वा पीछे का भाग हमें देखने को मिलता है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा शोध में एक नए उमामी को बताया जो टमाटर जैसा स्वाद हमें देखने को मिल जाता है। आगे देख लेते हैं हम लार, उसके बारे में सलाइवा के बारे में। वयस्कों में ये पाया जाता है, तो इसका पीएच मान 6.8 हमें देखने को मिल जाता है। कितना 6.8। प्रतिदिन वयस्कों में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। लार का संगठन जल, अन्य तत्व, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम व एंजाइम इत्यादि होते हैं। लार में टाइलिन, लाइसोजाइम, अल्फा लाइपेज एंजाइम पाई जाती हैं। वयस्क मनुष्य की लार ग्रंथियां लगभग 600 देखने को मिलती हैं, जो 3 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार हम देखें तो है पैरोटिड ग्रंथि, इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कान के नीचे हमें देखने को मिल जाती है, सबसे बड़ी हो गई है। और कहाँ पर देख रही है? कान के नीचे देखने को मिल रही है हमें। उसके बाद में है सबलिंगुअल ग्रंथि, ये जीभ के नीचे पाई जाती है, ये छोटी लार ग्रंथि होती है। उसके बाद में है सब पेडिबल ग्रंथि, ये जबड़े के नीचे पाई जाती है। और देखो पहली तो कब है पैरोटिड, ये हमारी कान के नीचे हो गई। इसके बाद सबलिंगुअल, ये जीभ के नीचे पाई जाती है, सबसे छोटी होती है, जबड़ों के नीचे पाई जाती है। इसे क्या ममल्स जो फूल जाते हैं, गलसुए हो जाते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अमाशय के बारे में। भोजन यहाँ से 3 से 4 घंटे रहता है और अमाशय की जो लगभग क्षमता है 1.5 लीटर हमें देखने को मिल जाती है। अमाशय की प्रमुख कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? पैराटाइल, उसके बाद श्लेष्म, उसके बाद प्रधान कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। जो पैराइटल है, पैराइटल उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें श्लेष्म में म्यूकस, और जो प्रधान कोशिका है उसमें हमें जठर रट, पेप्सिन व रेनिन देखने को मिल जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका स्त्रावण अमाशय के पैराटाइलर कोशिकाओं से होता है। HCl जो भोजन की अम्लीय बनाना और भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करना, इसका मुख्य कार्य हमें देखने को मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बच्चों में ये अम्ल अनुपस्थित रहता है। म्यूकस लेयर अमाशय को HCl के आघात से क्या करती है? बचाती है। जो हमारा अमाशय होता है उसको ये बहुत हार्ड होता है, और जो उसकी म्यूकस की लेयर रहती है यहाँ पर, जो हमारे किसको बचा लेती है? हमारे अमाशय को बचा लेती है। और अमाशय की जो प्रधान कोशिका चीफ सेल से जठर रस निकलता है, और जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उपस्थित देखने को मिल जाते हैं हमें। अब बात कर लेते हैं हम आंत के बारे में। तो छोटी आंत, बड़ी आंत। तो छोटी आंत है हमारे, उसमें डूडोनम, जिजुनम और इलियम नामक जो हमारे 3 पार्ट पाए जाते हैं, जबकि बड़ी उसमें सीकम, कोलन व रेक्टम हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। क्षुद्रांत बोलते हैं इसको। छोटी आंत लगभग 6 से 6.5 मीटर से इसकी हमें लंबाई देखने को मिल जाती है, चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत को इरेप्सिस प्रोटीन पाया जाता है। छोटी आंत 3 भाग होते हैं: डोडूनम, ग्रैनी, जिजुनम मध्यांत्र, और इलियम को हम क्या बोलते हैं? पश्चांत्र बोलते हैं मुख्य रूप से। अब उसके बाद में आगे देखते हैं हम कि जो हमारी मुख्य रूप से डोडूनम है पहली वाली, तो यकृत से पित्तरस आकर मिलता है और भोजन क्षारीय बनता है। डोडूनम में अग्नाशय के 3 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज आकर मिलते हैं डोडूनम में। जेजुनम में पाचन की क्रिया समाप्त होती है और भोजन अवशोषण शुरू हो जाता है। इलियम में बचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम में होता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है, तो जेजुनम में क्रिया समाप्त हो जाती है, प्रारंभ डोडूनम से हो जाता है, और इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। इलियम में बिली स्ट्रक्चर रंसाकुर पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण में मदद करते हैं। अब है हमारी बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत 1.5 मीटर्स और चौड़ाई 4 से 7 सॉरी थोड़ा सर्दी हो गई है मुझे। बड़ी आंत 3 भाग होते हैं: सीकम, कोलन व रेक्टम। सीकम टी जंक्शन होता है जो छोटी और बड़ी आंत को जोड़ता है। टी जंक्शन में ही अपेंडिक्स अपसिसी अंग पाया जाता है, जो अपसिसी अंग जिनको उपयोग नहीं होता अब। और कोलन जल, लवण, रसायन का अवशोषण होता है या विटामिन के का निर्माण यहीं होता है, किसमें? कोलन में। वही रेक्टम यह अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण होता है, बाद में यह मल के द्वारा यहाँ से क्या होता है? इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मुख्य रूप से पाचन के जो एंजाइम है उनके बारे में। तो लार में, लार होती है उसमें टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। तो स्टार्च
जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। लाइसोजाइम आँख, सूँ और पसीने के साथ आए जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जठर रस, पेप्सिन और रेनिन रहते हैं। प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्सिन, रेनिन, जो केसिन होता है हमारा, उसको प्रोटीन में तोड़कर पैरा कैसिनेट में बदल देता है। अब हम बात करते हैं अग्नेयशीरस के बारे में। तो जो ट्रिप्सिन है हमारा, तो ट्रिप्सिन मुख्य रूप से हमें जो पेप्सिन से बनाए गए पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। ट्रिप्सिन एमाइलेज टाइलिन के द्वारा बनाए गए माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। कौन? एमाइलेज। लाइपेज वसा के वसीय अम्ल को ग्लिसरीन में बदल देता है। अब हम मुख्य रूप से हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे विभिन्न पदार्थों में पाचन होते हैं, उनके जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये इसका सबसे पहले पाचन मुख में होता है। मुख और फिर मुख गुहा से टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है और छोटी आंत एमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देती है। वसा, इसका पाचन छोटी आंत में होता है। यह लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। अब हम बात करें प्रोटीन। पाचन अमाशय में होती है, अधिकांश भाग छोटी आंत में, और इसका पाचन सबसे धीमा होता है प्रोटीन्स का। ये जो अमाशय में क्या होता है, जो पेप्सिन्स और रेनिन है वो पेप्टोन्स में इनको बदलते हैं, और जो ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड्स जो अमीनो अम्ल है उसमें बदल देता है। कुछ चीज़ें हैं हमारे लिए, जैसे कि भोजन को मुख में बोलस में काट दिया जाता है। अमाशय में काइम और छोटी आंत में काइल कहा जाता है। तो मुख में क्या होता है, बोलस, अमाशय में कायम, और कायल हमारे छोटी आंत में। आहार नाल 9 मीटर होती है, जिसमें मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय और आंत भी शामिल देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और चीज़ें लेकर आएंगे हम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।